इंडिया को सूट करता है सेकुलरिज्म, इसलिए देखें वहां देवबंद मदरसा हमेशा कांग्रेस को और सेकुलरिज्म को सपोर्ट करता है, और यहाँ के जो देवबंदी उलमा हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। आपने देखा अभी ये बुनियानुम मरसूस हुआ तो बाकायदा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कॉन्फ्रेंस करवाई, उसमें बड़े बड़े उलमा से उन्होंने खिताब करवाए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी उसमें बड़ा अच्छा खिताब किया, और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी और वो मैंगल साहब भी, उन्होंने खैर थोड़ी बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू की है। बहरहाल यहाँ के देवबंदी उलमा सपोर्ट करते हैं, और वो शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि दो ग्रोह बन गए थे, अशरफ थानवी साहब और शबीर अहमद उस्मानी साहब। ये पाकिस्तान के हामी थे, इसी वजह से थानवी साहब ने रिज़ाइन कर दिया था देवबंद मदरसे से। वो तो उनका इल्मी कदकाठ इतना बड़ा था कि इंडिया के देवबंद आज तक उन्हें हकीमुल उम्मत मानते हैं। अदरवाइज देवबंद मदरसा तो उन्होंने छोड़ दिया था पाकिस्तान की वजह से कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देवबंद मदरसा जो है वो कांग्रेस के साथ था और फिर वो वहीं रहे, उनको वही सूट करता है। पिछले दिनों मुफ्ती मुनीफ साहब ने सही कहा है इंडिया में रहने वाले बरेलवियों को कि भाई आप अपने मुल्क की सूरत हाल को देखें, आप पाकिस्तान में लुच फ्राई ना किया करें, क्योंकि वहाँ कुछ लोगों ने फतवे लगाए कि मुफ्ती मुनीफ साहब जो है वो देवबंद अहले हदीस शिया के साथ एक प्लेटफॉर्म पे क्यों बैठते हैं। वो अभी तक वही आला हज़रत के फतवों में घूम रहे हैं। तो मुफ्ती मुनीफ साहब ने उसका जवाब दिया था कि पाकिस्तान की स्टेट जो है एक इस्लामिक स्टेट है, यहाँ हमने इस्लामी कवानीन के लिए जद्दोजहद करनी होती है, उसके लिए हमें तमाम मुकातबे फ़िक्र को साथ लेकर चलना है। आप अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है ना वो इंडिया तक रखें, पाकिस्तान में आप लुच फ्राई ना करें, यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ को ना आप जानते हैं, ना वो वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है। और यही मशवरा देवबंद के उलमा के लिए भी है कि वो अपनी पॉलिटिक्स को वहाँ तक रखें, और वो वहाँ तक रखते हैं। उन्होंने कभी पाकिस्तान के देवबंदी उलमा को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, मौलाना फजल रहमान को, कि आप क्यों पाकिस्तान की फ़ौज को सपोर्ट करते हैं या यहाँ के आइन को आप मानते हैं और यहाँ पे अपने मामलात को लेके चलते हैं, आप इंडिया के ख़िलाफ़ बोलते हैं। वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं ठीक है, आपका राइट है कि आप यहाँ पर अपनी पॉलिटिक्स को देखकर अपने मामलात को लेकर चलें। तो एंड पे मेरा यही मैसेज है कि गांधी का इंडिया हमें चाहिए। आप देखें आरएसएस के मुतासरीन में से एक नथुराम था जिसने गांधी साहब को असैसिनेट किया था गोली मार के, सिर्फ इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान क्यों बना। और गांधी साहब इतने अपराइट थे कि जब पाकिस्तान बना तो इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को जो डिवीजन के बाद, ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी के बाद असासे मिलने थे वो रोक लिए थे, क्योंकि स्टेट बैंक वहाँ पर था। तो गांधी साहब ने भूख हड़ताल कर दी थी, और ये हमारे मुतालिया पाकिस्तान में भी हमें पढ़ाया जाता है। ये ना समझे मैंने कोई इंडिया से सीखा है, ये मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, गांधी की भूख हड़ताल। वो इतने अपराइट थे, उन्होंने भूख हड़ताल की, मजबूर होकर फिर इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को उसका हिस्सा दिया। तो हमें गांधी का इंडिया चाहिए, हमें आरएसएस का, मोदी का, बीजेपी का इंडिया नहीं चाहिए। हमें वो इंडिया चाहिए जहां पर अवाम कहे कि इंडिया जिंदाबाद, इंडिया के अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम जिंदाबाद, अमन की आशा हो। आपको मैं एक हैरानकुन बात एंड पे बताऊं। आपको पता है कि जो इंडिया की डिक्लेयर पॉलिसी है आज तक वो फिलिस्तीन के हक में है। वाजपेयी साहब बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे ना, इसराइल के खिलाफ थे। अगरचे वो इसराइल जाके उसके प्राइम मिनिस्टर को मिले, लेकिन वो फिलिस्तीन की रियासत के हक में थे, क्योंकि गांधी साहब फिलिस्तीन के सपोर्टर थे। आज भी जो इंडिया की सपोर्ट है ना डिक्लेयर पॉलिसी के तौर पर, वो ये है कि टू स्टेट सॉल्यूशन जो पाकिस्तान का है। फिलिस्तीन के मजलूमीन को वो मजलूम समझते हैं, इसराइल को जालिम समझते हैं। ये पाकिस्तान दुश्मनी में वो इसराइल की टेक्नोलॉजी हासिल करते हैं, अदरवाइज उनकी डिक्लेयर जो पॉलिसी है वो फिलिस्तीन के हक में है। इससे आप अंदाजा करें कि इंडिया किस तरफ जा रहा है। ड्रोन लेकर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा, हालांकि वो फिलिस्तीन का सपोर्टर है। हाँ, इसराइल एक बदमाशी के साथ फिलिस्तीनियों पे जुल्म कर रहा है, और चूंकि पाकिस्तान एक नजरियाती स्टेट है और इसराइल भी एक नजरियाती स्टेट है, इसलिए वो इतनी दूर से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए इंडिया में आ गया। लिहाजा यहाँ जो मौलवी कहते थे ना कि एक दफ़ा बॉर्डर खोल दे, हमने जाना है लड़ने के लिए इसराइल, तो इसराइल तो खुद चल के यहाँ आ गया।
और देखें ड्रामाबाजी है इनकी, तलवारें रखी हुई हैं, खूद रखे हुए हैं, ठीक है, और अजीब व गरीब एक्टिंग करते हैं जैसे कोई पुराने जमाने में वो ड्रामे होते थे ना, वो आखिरी चट्टान। अल्लाह के बंदो, ये आप लोगों को धोखा दे रहे हो जी। हमने जाके बैतुल मक़दिस में अब नमाज पढ़नी है, अगली नमाज जाके पढ़ते हैं अपने एसी वाले कमरे में। इन्होंने बैतुल मक़दिस जाना है, ड्रामाबाजी की हुई है, झूठ बोल रहे होते हैं, और यहाँ भी अवाम जो है वो बड़ी खुश हो रही होती है कि जी जिहाद जिहाद। कोई जिहाद नहीं करना इन्होंने, सारे अपनी जगहों पे बैठे रहेंगे, एंड पे ये कॉन्फ्रेंस ही कर सकते थे। देखें ये अब पाकिस्तानी फौज ही लड़ी है ना वहाँ जाके, और एंड पे मिठाइयाँ मौलवी खा रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, आपने देखा है, खुद खा रहे हैं। इन्होंने खाने पीने पे ही आना है, हाँ, और इन्होंने कुछ भी नहीं करना। कल मैं वो DGI-SPR ने किसी स्कूल या कॉलेज में बड़ी अच्छी बात की जाके, उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान कहते थे ना कि जी फौज अपना काम करे, पॉलिटिक्स में लुच फ्राई ना करे। ये अगला जुमला मैं बोल रहा हूँ, ये ज़ाहिर उन्होंने नहीं बोलना था, वो इशारा उसी तरफ कर रहे थे जी, फौज अपना काम करे, चूँकि फौज जो है दूसरे काम करती है इसलिए अपना काम नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा देखें फिर फौज ने अपना काम करके बताया कि नहीं? बिल्कुल जी करके बताया, और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज का ग्राफ इस वक्त अल्लाह के फजल से आसमानों पे है, लेकिन खुदा के लिए इसकी वजह से मेरे अजीज़ हम वतनों ना हो जाए। हाँ, अगर किसी के दिमाग में है कि जी हम यहाँ पे कोई, अब देखें ना बातें शुरू हो गई हैं जी, वो ये कर दें जी, वो पूरे फ़ज़ाइल आर्मी चीफ के लोग सुना रहे हैं। भाई कोई भी आर्मी चीफ आता है ना, उसके बारे में कहते हैं ये तो बचपन से ये थे। अब उन्होंने वो कोई नात की वीडियो भी निकाल ली है अपने कॉलेज की लाइफ की, वो भी अपलोड कर दी है। कल मैं जावेद चौधरी साहब को सुन रहा था, वो तो कोई भी आर्मी चीफ आए ना उसके कसीदे पढ़ने शुरू कर देते हैं। आप वो बता रहे हैं वो जी तहज्जुद पढ़ते हैं, वो इतने बजे उठते हैं, और फिर वो साथ कह रहे हैं कि गैर मुसद्दिका ये बातें हैं, अगर हम कोई गलत बयानी करें तो हमें आपने बता देना। जब बातें गैर मुसद्दिका हैं तो भाई आप ये क्यों बयान कर रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं? हमारे बड़ों का दिमाग ना भी खराब होना तब भी जो मीडिया में इस किस्म के लोग बैठे हुए ना, वो उनमें फूंक चढ़ाते हैं और फिर वो मुसल्लत कर देते हैं। ज़ियाउल हक साहब भी उस वक्त मौलवियों की आंखों का तारा थे, मर्दे मोमिन मर्दे हक ज़ियाउल हक कहते थे। 90 दिन के लिए आए थे, 11 साल बाद गए थे, वो गए भी नहीं थे, भेजे गए थे। यानी अभी भी वो एयर क्रैश में अगर ना जाते तो वो बैठे हुए थे। तो इस किस्म के जो लोग हैं मीडिया के अंदर, इस किस्म की जो फूंक चढ़ाते हैं तो उसका नुकसान होता है। तो उम्मीद है कि आसिम मुनीर साहब की जो तबीयत है वो फूंक लेंगे नहीं। पहले भी देखे उन्होंने किसी यूट्यूबर से मुतासर होकर और किसी अवामी मुहिम से मुतासर होकर, किसी सोशल मीडिया की कंपेन से मुतासर होकर कुछ भी नहीं किया। जो वो समझते हैं सही वो करते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते। उम्मीद है कि अभी भी वो इंशाअल्लाह ताला आइन की पासदारी की बात करेंगे और पॉलिटिकल सिस्टम को यहाँ चलने देंगे, अवाम को फैसला करने दें। आप बॉर्डर्स पे अच्छे लगते हैं, और देखें आज आपकी इज्जत है। लोग पहले मेजॉरिटी कमेंट्स आपके खिलाफ होते थे, अब सारे कमेंट्स आपके हक में। इवन वो यूट्यूबर्स जिन्होंने यहाँ एक पॉलिटिकल जमात और उसके लीडर की मोहब्बत में लोगों का दिमाग खराब किया हुआ था, उनमें से भी मेजॉरिटी लोगों को अब समझ आ गई है कि ये यूट्यूबर जो है वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ये इंडिया पाकिस्तान का जो मामला हुआ तो वो डिजिटल बंदर जो है एक्सपोज हो गए, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उसी जमात में अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने अच्छी तकरीर की। मसलन अली मोहम्मद खान ने बहुत अच्छी तकरीर की, मैंने वो शेयर भी करवाई थी। सबसे बेस्ट एवर तकरीर अगर की, और इंग्लिश में शुस्ता अंग्रेजी के अंदर अली मोहम्मद खान ने की, और दिलेरी के साथ उसने इसराइल को कंडेम किया फ़लस्तीन इशू के ऊपर, और नाम लेकर मुसलमानों के जो लीडर्स हैं उनको खराज तहसीन पेश किया, जिनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ था उन लोगों ने। तो ये बड़ी दिलेरी का काम है। पाकिस्तान में आप नज़र रखा करें कि हमारा पॉलिटिकल इख्तलाफ कोई भी हो, सबसे पहले हम मुसलमान हैं, हमारे लिए सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है, और फिर उसके बाद कोई और पॉलिटिकल लीडर है। एंड पे मैं जिन मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया और आज तक खड़े हैं, नंबर 1 चाइना, नंबर 2 तुर्की, नंबर 3 आज़रबाईजान, नंबर 4 बांग्लादेश, और बाकी नंबर 5 पे आप अमेरिका को भी कर लें, माशाअल्लाह ताला। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा। इवन यूके का बहुत बड़ा किरदार है इस जंग को रोकने में।
लेकिन वो फ्रंट पे नहीं आते। पाकिस्तान इंडिया पे अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा असर और रसूख अगर किसी मुल्क का है ना तो वो यूके है। उसकी वजह आपको पता क्या है? पाकिस्तान आर्मी और इंडिया की जो आर्मी है, इनके माई बाप यूके वाले हैं। आज भी आप छावनी में जाएं तो आपको लिखा नजर आएगा जी, पहली हमारी जो बटालियन है वो 1857 की है, अगली 1890 में आई। तो वो अपना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ग्रेट ब्रिटेन की आर्मी के साथ करते हैं। इसलिए हमारे जो यहाँ पे जनरल्स होते हैं, आर्मी चीफ बनने वाले होते हैं, वो कोर्सेज जाके वहाँ से करते हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी सबसे ज़्यादा अगर रिगार्ड करती है ना किसी मुल्क का, तो वो यूके है। इसी तरीके से इंडियन आर्मी भी, क्योंकि ज़ाहिर है वो आर्मी भी ग्रेट ब्रिटेन की आर्मी से निकली हुई है, इसलिए ये बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और अभी देखें उनके वजीर खारजा ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बड़ी बैलेंस गुफ्तगू की है और उन्होंने पाकिस्तान के हक में बात की है। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है। पहली दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि पाकिस्तान पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हुआ और पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की कामयाब रही। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की फ़ौज ने बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के पहली दफ़ा जंग जीत के दिखाई है। ये मैं उनके मुंह में लुकमा इसलिए डाल रहा हूँ कि उन्होंने पार्लियामेंट में एक तकरीर की थी, 2003-4 की बात है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज ने आज तक कोई जंग नहीं जीती। आज तो खैर वो स्पोक्समैन बने हुए डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब के लिए कि देखें, इस दफ़ा सबसे बड़ी जंग थी और सबसे अच्छे तरीके से मॉडर्न जंग हर फील्ड में, चाहे वो साइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एयरफील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ग्राउंड पे हो या फॉरेन अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हर माज के ऊपर इस दफ़ा कामयाबी हासिल की है। मुस्तकबिल में भी हमारी दुआ है कि इंडिया पाकिस्तान के लोग अमन के साथ रहे। और एंड पे मैं मोहम्मद कैफ का जुमला दोहराऊंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया के अवाम जिंदाबाद। हम अमन के साथ रहना चाहते हैं और हमारा रिलीजन इस्लाम अमन का दाई है। इस्लाम की डेफिनेशन है टू एक्वायर पीस बाय सबमिटिंग योर विल टू अल्लाह। अमन और सलामती का हुसूल अपनी रिजा अपने रब के हवाले करने के बाद। अलबत्ता जहां कहीं जुल्म होगा उसको खत्म करने के लिए आप आर्म्ड कन्फ्लिक्ट करेंगे और अपने डिफेंस के लिए भी करेंगे। वो जिहाद और क़िताल हमारे दीन का हिस्सा है, बल्कि वो सम्मम बोनम है इस्लाम का, हाईएस्ट गुड। जो एक रोमन फिलासफर ने कहा था सम्मम बोनम, तो इस्लाम का सम्मम बोनम क़िताल है। हम अमन के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हर मुसलमान अपनी जान हथेली पर रख कर अपने मुल्क का दिफा करने के लिए तैयार है। और ये जो मोटिवेशनल स्पीकर आपको कहानियाँ करवा रहे हैं ना कि जी ये ज़मीन के टुकड़े का दिफा है और ये इस्लाम का दिफा नहीं हो, नस हो इतों है, तुसी उसी शायरी बैठे हुए हो 100 साल पुरानी। मैं इंशाल्लाह तुहाडी उस शायरी का भी किसी का पोस्टमार्टम करांगा। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, लेकिन ये मौका नहीं, मैं इंशाल्लाह इस शायरी का भी पोस्टमार्टम करूंगा जिस तरह बाकी चीज़ों का मैंने किया। निकल जाए भाई, ये उस ज़माने की बात है जब एम्पायर्स हुआ करती थी। अब दुनिया में कंट्रीज हैं और नेशन स्टेट्स हैं। किसी नेशन स्टेट का दिफा करना, उसमें रहने वाले लोगों का दिफा करना, उस रिलीजन का दिफा करना है। हाँ, ये ज़मीन के टुकड़े का दिफा नहीं है। और जो आप हदीसें कोट करते हैं उनका ताल्लुक उस मामले के साथ है कि कोई शख्स इस्लाम को पसे पुश डाले और अपनी लिसानियत की बुनियाद के ऊपर, कबायली तासुब की बुनियाद के ऊपर ज़मीन के टुकड़े के हुसूल के लिए जंग करे, अल्लाह की रज़ा के लिए ना करे। तो क्या पाकिस्तान की फौज अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं लड़ती? कितना मजहब का रंग है। आप कैंट एरिया में दाखिल हो जाए तो आपको मजहब का रंग नजर आएगा। इतने दूर दराज इलाकों में उन्होंने छावनियां बनाई होंगी तो मस्जिद देखने से ताल्लुक रखेगी, मेजॉरिटी लोग नमाज पढ़ने वाले होंगे। पाकिस्तान की फौज का तो स्लोगन ही है ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये कहना कि ये जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, दिमाग का इलाज करवाएं। और अपनी लोगों की बुजदिली का हाल ये है कि इश्तिहारी हुए में और जाके केसेस नहीं फेस कर रहे सिंध में, और लोगों के बच्चों को जी इसराइल भेज रहे थे, फलानी जगह भेज रहे थे। इसराइल आ गया रहते हूँ इंडिया के बॉर्डर पे। तो ये इस किस्म के जो कहानी करवाने वाले लोग हैं ना, इनसे भी बच के रहा करें। अल्लाह का शुक्र है, इनको भी अल्लाह ने एक्सपोज कर दिया। मौलवी भी एक्सपोज हुए, मोटिवेशनल स्पीकर भी एक्सपोज हो गए, फ्रंटमैन भी मासूम शक्लें बनाने वाले वो भी एक्सपोज हो गए।
और उनके भी पासपोर्ट निकल आए हैं और उनकी भी मीम्स बन रही हैं। तो बस इन सब लोगों का इलाज जो है मेरा ख्याल है मीम्स है, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। तो हमारे स्टूडेंट्स जो है वो एहतराम के दायरे में इनकी जो है मदनी मीम्स बनाया करें। ठीक हो गया जी। इस बयान को एंड तक सुनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर बरकत के लिए हम दुआए खैर करेंगे। या अल्लाह पाक इस बयान में जो नेक बातें हमने सुनी उस पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सभी को हिदायत अता फरमा। या अल्लाह पाक हमें अपने और अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत व अताअत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों में, इज़्ज़तों में, अमाल में बरकतें फरमा।